हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है, आज क्लास 12 है। आज हम पेशवा पानीपत करती युद्ध पढ़ेंगे। यह क्लास रिलेवेंट है यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी ट्रिपल एससी जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए। आज हमको पेशवाओं के बारे में पढ़ना, तो चलिए बिना किसी देरी के इनके बारे में जानते हैं। मराठा साम्राज्य के वास्तविक संचालक कहा जाता है पेशवाओं को। इन्होंने मराठा साम्राज्य को जिस तरह भारत की केंद्रीय शक्ति मुगल शक्ति से बचाकर रखा, सुरक्षित रखा, वह वास्तव में पेशवाओं की अद्वितीय कूटनीति शक्ति सफलता की द्योतक है। यही नहीं, इनके समय में मराठा साम्राज्य का एक विस्तृत आधार होता है, स्थायित्व प्राप्त होता है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अंग्रेजों से भी लोहा लिया। अपने मराठा साम्राज्य को बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों से सुरक्षित रखा। बात करते हैं पहले पेशवा की, बालाजी विश्वनाथ की। ये बालाजी विश्वनाथ प्रथम शक्तिशाली पेशवा थे, इसको याद रखिएगा। साथ ही छत्रपति साहू जी ने इन्हें पहले सेनाकर्ता की उपाधि दी 1708 में, जब साहू का राज्याभिषेक होता है, और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर 1713 में इन्हें पेशवा भी नियुक्त कर दिया था। बालाजी विश्वनाथ वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधक माने जाते हैं। 1719 में इन्होंने सैयद हुसैन अली को बादशाह रफ़ी उद्दरजात की ओर से एक संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसे दिल्ली की संधि कहा गया। इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा भी कहा है। इस संधि में क्या था कि जो मुगल बादशाह साहू को मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में मान्यता देंगे, साथ ही मराठों को दक्षिण के 6 मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार देंगे। चौथ और सरदेशमुखी क्या होती है, अक्सर लोगों को कंफ्यूज रहता है, तो पहले जान लेते हैं चौथ के बारे में। चौथ का मतलब होता है 1/4। वो क्षेत्र जिन्हें मराठा आक्रमण से डर था, उन्हें डर था कि हमारे राज्य में मराठा आक्रमण ना करें, तो मराठों से अनाक्रमण की नीति मनवाने के लिए वो अपने जो टोटल आय होती थी अपने राज्य की, भूमि आय से आय होती थी, भू राजस्व प्राप्त होता था, उसका 1/4 वह मराठों को प्रदान करते थे। ठीक है, तो इससे मराठा कभी भी उनके राज्य में आक्रमण नहीं करेंगे, ऐसी उनको अनुशंसा प्रदान करते थे। साथ ही मराठा उनसे कहते थे कि अगर आपके राज्य में कोई अन्य बाहरी आक्रमण करेगा तो हम अपनी सेना सहायता आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये अनाक्रमण की नीति को मनवाने के लिए राज्यों द्वारा दिए जाने वाला एक टैक्स था चौथ। अगला है सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी, इसमें टैक्स में क्या होता है, मराठा साम्राज्य के बाहर जो राज्य थे जिनको मराठाओं ने विजित किया था किंतु उनका संचालन वे स्वयं नहीं करना चाहते थे, उन राज्यों से वह जितना भू राजस्व उस राज्य में कलेक्ट होता था उसका 1/10 पार्ट वो टैक्स के रूप में मराठा उनसे वसूलते थे। तो ये 1/10 था। ठीक है, याद रखेंगे ना। इसमें वो राज्य हैं जो मराठा साम्राज्य के बाहर हैं और मराठाओं ने कभी ना कभी उस पर विजय की थी, उन राज्यों से 1/10 जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे टोटल भू राजस्व का, कि हम ने आप पे विजय प्राप्त की है, इसीलिए आप हमें 1/10 भू राजस्व दीजिए, और ऐसा देते थे। तो ये सरदेशमुखी है, ये चौथ है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम ये दूसरे पेशवा बनते हैं 1720 में, जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। बालाजी का जन्म 1700 में हुआ था, अतः पेशवा बनने तक इनकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। साहू के दरबारी नहीं चाहते थे कि यह बालक उन पर नियंत्रण करे, परंतु साहू जी ने सबको विश्वास में लेते हुए कहा कि इस समय बाजीराव को ही उस स्थान पर नियुक्त करके वह मृत जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ हैं उनके ऋण को चुका सकते हैं। नवनियुक्त जो पेशवा होते हैं बाजीराव ने मराठा साम्राज्यवाद की जो नीति थी मुगल शक्ति को प्रहार करना, उस नीति को जारी रखा। बाजीराव ने छत्रपति साहू जी से कहा भी कि हमें जो जर्जर वृक्ष है, जर्जर वृक्ष मतलब मुगल साम्राज्य, हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं स्वयं ही गिर जाएंगी, हमारे प्रयासों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहरानी चाहिए। साहू बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आप निश्चय ही पताका हिमालय के पार गाड़ देंगे, क्योंकि सत्य ही आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ठीक है, पेशवा बनने के पश्चात बाजीराव का प्रमुख लक्ष्य पेशवा पद को सर्वोच्च बनाना तथा साम्राज्य का विस्तार करना था। उनके लक्ष्य में मुगल साम्राज्य की निरंतर ह्रास होती शक्ति ने उपयुक्त सहायता प्रदान की। बाजीराव ने इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाया। जब 1724 में निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, तो तुरंत ही पेशवा बाजीराव प्रथम 1728 में उन पर आक्रमण करते हैं और वो
दक्कन के निज़ामुल मुल्क आसफ जाह को पराजित करते हैं तथा यहाँ पे मुंगी भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं मुंशी भी होता है, तो मुंगी सिवगांव की संधि करते हैं 1728 में। ठीक है, तो किसके बीच में हुई थी? दक्कन के निज़ामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच में ये संधि हुई थी, याद रखिएगा 1728। जोड़े मिलाने को आ जाता है, अक्सर ये सुमेलित करने को आता है। इस संधि की शर्तें जान लेते हैं। निजाम साहू को दक्षिण का चौथ सरदेशमुखी का अधिकार प्रदान करेगा, साथ ही कोल्हापुर के संभाजी को किसी प्रकार का आश्रय तथा उसे पन्हाला नहीं आने देगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई हैं, उनका पुत्र था संभाजी द्वितीय। उसके बाद बाजीराव प्रथम ने गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड की विजय की। बुंदेलखंड की विजय पर ही जो फिल्म है बॉलीवुड की बाजीराव मस्तानी, इसी पर बनी हुई है, तो थोड़ा सा हम बुंदेलखंड विजय के बारे में जान लेते हैं। बुंदेलखंड में किसका राज था? बुंदेलों का राज था। ये राजपूत क्षत्रिय थे। मुगलों ने इसे जीता और अपना सूबा बना लिया और यहाँ पे एक सूबेदार को नियुक्त किया, मोहम्मद खां बंगस को। ठीक है, तो मोहम्मद खां बंगस ने प्रयत्न किया कि बुंदेलों का सफाया कर दें। इसके लिए इससे जो छत्रसाल होते हैं, बुंदेले छत्रसाल होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और मराठों से सहायता मांगते हैं। तो 1728 में मराठा एक अभियान लेके आते हैं, बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों को जीत लेते हैं, मुगलों से वापस छीन लेते हैं और किसे प्रदान करते हैं? बुंदेला छत्रसाल को। बुंदेला छत्रसाल प्रसन्न होकर इनकी अपनी जीत की खुशी में और बाजीराव प्रथम के सम्मान में एक दरबार का आयोजन करते हैं। इस दरबार में वह उन्हें कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर जैसे क्षेत्र भेंट करते हैं। यहीं पे एक नर्तकी होती है मस्तानी, जो दरबार में नृत्य करती है और यही नर्तकी पीछे पीछे इनके महाराज चली जाती है। ऐसा कहा जाता है बाजीराव प्रथम की मृत्यु पर मस्तानी सती हो गई थी, तो इन्हीं पर ये फिल्म बनी है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है, इसके बाद बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं बाजीराव प्रथम, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, भोपाल पर आक्रमण करते हैं। तो दिल्ली आक्रमण जब वो करते हैं तो उनका उद्देश्य बिल्कुल जीतना नहीं होता है दिल्ली को, केवल अपनी शक्ति प्रदर्शन करना होता है। इसलिए अपने केवल 500 घुड़सवारों के साथ तुरंत गति से दिल्ली की तरफ पहुंचते हैं। मुगल सम्राट पेशवा के डर से भागने की तैयारी कर लेते हैं, परंतु पेशवा केवल 3 दिन रुककर मालवा की सूबेदारी और 13 लाख वार्षिक नगद राशि की अदायगी का आश्वासन लेकर वहाँ से हट जाते हैं। तो तुरंत ही जो मुगल सम्राट होते हैं निज़ाम को मराठों के विरुद्ध युद्ध के लिए कहते हैं, अच्छा तैयारी करो, वो तो लौट गया है। ठीक, तो तैयारी करते हैं, लेकिन बाजीराव निज़ाम को घेर लेते हैं भोपाल में और बिना युद्ध करे ही दुरई सराय की संधि करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो 1738 में हुई थी। तो याद रखिएगा, मुगल सम्राट और बाजीराव के बीच में दुरई सराय की संधि हुई 1738 में। उसके बाद सबसे प्रमुख है बसीन की विजय, परीक्षा में पूछी जाती, 1739 में हुई थी। इस विजय में क्या होता है, जो बाजीराव प्रथम होते हैं वह पुर्तगालियों से बसीन को छीन लेते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं मुंगी पैठन की संधि करने के लिए। ठीक है, मुंगी पैठन की संधि, ये द्वितीय संधि, एक संधि हो चुकी है ना। तो ये 1740 में होती, किसके बीच में? पुर्तगालियों और बाजीराव प्रथम के बीच में। यह एकदम मराठों की महानतम जीत मानी जाती है, क्योंकि किसी यूरोपीय शक्ति को हराना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने हरा दिया। उसके बाद शुरू करते हैं अगले पेशवा से, बालाजी बाजीराव या नाना साहब। ये रहते हैं 1740 से 1761 के बीच में। मराठा साम्राज्य का कर्ता धर्ता पेशवा इस समय पैतृक पद बन गया था। जो मराठा साम्राज्य का सारा काम कौन संभाल रहे थे? पेशवा बन रहे थे, लेकिन अब ये पद पैतृक हो गया था, क्योंकि 1740 में जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है तो साहू पुनः बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव को पेशवा का पद नियुक्त कर देते हैं। संगोला की संधि के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में आ जाती है। यहाँ पे जो मराठा छत्रपति होते हैं वो केवल नाम मात्र के छत्रपति रह जाते हैं। तो ये संधि किसके बीच में होती है? साहू ने इनको नियुक्त किया था, लेकिन साहू की मृत्यु हो जाती है, बनते हैं राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में संधि होती है। इसमें क्या होते हैं, पेशवा ने राज्य के सारे अधिकार हस्तगत कर लिए और स्वयं मराठा साम्राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। लेकिन एक बात और भी है कि सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार भी पेशवा बाजीराव के काल में हुआ, सर्वथा योग्य थे, इससे ये पता चलता है। इन्होंने मालवा बुंदेलखंड में इन्होंने भी
अपने अभियान भेजे। साथ में बुंदेलखंड को उन्होंने मराठा उपनिवेश बाद में बना लिया था। इनका निज़ाम से और पंजाब दिल्ली में इन्होंने भी कई आक्रमण किए। बाद में सबसे जो विनाशकारी सिद्ध हुआ मराठाओं के लिए वो पानीपत का तृतीय युद्ध था, जो 24 जनवरी 1761 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, ये डेट बार बार पूछी जाती है। किसके बीच में हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहानी अभी हम आपको बता देंगे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। तो चलिए जान लेते हैं। अब्दाली जब बाद में पुनः आक्रमण करते हैं तो जो पेशवा बाजीराव हैं वो सदाशिव भावराव को भेजते कि आप दिल्ली पे अधिकार कर लीजिए, उसके पहले अब्दाली वहाँ पे अधिकार करे। इससे अब्दाली बौखला जाता है और पानीपत के मैदान में दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध होता है। इब्राहिम खां गर्दी तोपखाने का नेतृत्व कर रहा होता है, किसकी तरफ से? मराठाओं की तरफ से। यह एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कौन कौन होता है? सुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां। मराठों के पक्ष में पहले जाट जो सूरजमल जाट थे उस समय, राजपूत सिख सम्मिलित होते हैं, किंतु इनका मराठों से मतभेद हो जाता है। युद्ध में कोई सहायता नहीं करते, बीच युद्ध में छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो एक विश्वासपात मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर, वो भी युद्ध के मैदान से भाग जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बाजीराव प्रथम एकदम अकेले बचे। इसके बाद पानीपत में पेशवा का पुत्र विश्वासराव, सदाशिव राव, भाऊ जसवंत राव पवार, ये सब युद्ध लड़ते हैं। लगभग ऐसे 27 सरदार होते हैं और कुछ छोटे सरदार होते हैं और 28,000 सेना के साथ लड़ते हैं। किंतु जो अब्दाली होता है मराठों को बुरी तरीके से कुचल देते हैं। बालाजी बाजीराव इस हार को सहन नहीं कर पाते हैं। 1761 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह युद्ध भारत की शक्ति के प्रतीक बन चुके मराठों के लिए महाविनाशकारी सिद्ध हुई। मराठा शक्ति कहीं ना कहीं इतिहास में लुप्त प्राय हो गई और जिससे अंग्रेजों ने सरलता से भारत पर अधिकार कर लिया। पानीपत के युद्ध के बारे में जादूना सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई घर बचा था, कोई परिवार बचा था जिसने कोई ना कोई व्यक्ति युद्ध में ना खोया हो। इस युद्ध की सूचना पेशवा को एक कोड भाषा में किसी व्यापारी ने दी थी कि 2 मोती विलीन हो गए, कई सोने की मोहरें खो गईं, जिसमें चांदी और कांसे की गणना तो की ही नहीं जा सकती, ठीक है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, इस घटना को, इस युद्ध को किसने प्रत्यक्षता देखा था? तो काशीराज पंडित ने इस युद्ध को प्रत्यक्षता देखा था। पानीपत के युद्ध के बाद अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के प्रयत्न करते हैं पेशवा माधव राव, ठीक है। किंतु इनके समय पे एक मतभेद हो जाता है। इनके जो चाचा होते हैं रघुनाथ राव, वो चाहते हैं कि उन्हें पेशवा बना दिया जाए और क्या करते हैं वो, इन दोनों के बीच में साम्राज्य विभाजन की, ठीक है, कि ये लोग मान जाते हैं कि हम साम्राज्य को विभाजित कर लेंगे, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी समय 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है, राज्य में संकट आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बनते नारायण राव पेशवा। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बनते हैं, लेकिन 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा पद के लालच में क्या करते हैं, नारायण राव की उनके चाचा हत्या करा देते हैं और फिर किसको बैठाते हैं, माधव नारायण राव को। ये बनते हैं, ये बहुत अल्प वयस्क थे। इनका जो देखभाल कौन कर रहा था, नाना फडणवीस कर रहे थे, वही साम्राज्य की देखभाल भी कर रहे थे। साथ में और प्रशासनिक कार्यों करने के लिए बार भाई नामक एक परिषद का गठन किया जाता है। उसके बीच शुरू होता है एक अंग्रेजों और मराठाओं का संघर्ष जो बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। बम्बई और अंग्रेजी सरकार ने गवर्नर जनरल, एक क्या होता है, इधर मैंने आपको बताया कि माधव नारायण राव यहाँ पे अभी पेशवा हैं, मराठा साम्राज्य के शासक हैं, लेकिन एक व्यक्ति होते हैं रघुनाथ राव, आपने पढ़ा ना भी, वो चाचा थे जो खुद पेशवा बनना चाहते थे। वह अंग्रेजों से मिल जाते हैं, उनसे एक संधि करते हैं, सूरत की संधि, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, इसको याद रखिए। सूरत संधि कब होती? 1775 में होती। उस संधि को कौन करता है? अंग्रेजी सरकार को, पूरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल पता नहीं होता है। जो बम्बई की लोकल गवर्नमेंट थी, गवर्नर जनरल था, वह बिना काउंसिल से सलाह करे बिना, जो रघुनाथ थे उनसे एक संधि कर लेते हैं 7 मार्च 1775 में कि हम आपको पेशवा बनाने में सहायता करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, जो सेना हम आपको देंगे रघुनाथ राव जी, आपको उसका वहन करना होगा खर्चे का,
वो मान जाते हैं। साथ में रघुनाथ राव बोलते हैं कि अगर मैं पेशवा बनता हूँ तो मैं आपको सलसेट दूंगा, सलसेट द्वीप वही जहाँ पे मुंबई बसा हुआ है, बेसिन का टापू दूंगा, सूरत और भड़ौच की आय आपको मिलेगी, यानी अंग्रेजों को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये तैयारी किसने करी है, जो इसके बाद शुरू होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये तैयारी किसने करी है, कर्नल जो बम्बई के अंग्रेजी गवर्नर हैं उन्होंने, और साथ में इनके साथ कौन है, रघुनाथ राव हैं जो कि लालची हैं किसके, पेशवा पद के। दूसरी तरफ माधव नारायण राव हैं जो अभी अल्पवयस्क हैं, जिनकी रक्षा कौन कर रहा है, जिनका संरक्षक कौन है, नाना फडणवीस हैं। इन दोनों के बीच में प्रथम युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, कर्नल कीटिंग और मराठा के बीच में, मराठा पराजित होते हैं आरस के मैदान में। फिर होती है पुरंदर की संधि 1776 में। ठीक है, जैसे ही 1776 में संधि होती है, अब किसको बनना चाहिए था कायदे के अनुसार, रघुनाथ राव हो, क्योंकि शर्त तो यही थी सूरत की संधि में। किंतु यहाँ पे आ जाती है काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है, वह इंटरफेयर करती है कि नहीं, सूरत की संधि नहीं मानी जाएगी, ये गलत है, और सूरत की संधि में जो भी शर्तें होती है वो सब कैंसिल हो जाती। तो पुरंदर संधि का यही था, अंग्रेजों ने रघुआ का पक्ष छोड़ना पड़ा। ठीक है, और उनको लगभग 25,000 रुपये मानसिक पेंशन देके गुजरात भेज दिया कि आप गुजरात जाओ, और जो संधि हुई थी सूरत की उसकी सभी शर्तों को रद्द कर दिया गया। यह संधि कार्यरत नहीं हुई, बम्बई सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। जो गवर्नर जनरल ने इसको अपनी तरफ से आगे बढ़ाया था सूरत संधि को, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बड़गांव की संधि होती है। बड़गांव की संधि की शर्तें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आप बिल्कुल भी उसको याद करने की कोशिश मत करिए, बस देख लीजिए किसके बीच में हुई थी। ये 1779 में होती है, ये ईयर याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है बड़गांव की संधि। इसमें वारेन हेस्टिंग और कर्नल गोडार्ड एक तरफ थे, दूसरी तरफ थे 1781 में मराठे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संधि में कुछ प्रावधान अगर हम जान लें, बम्बई सरकार 1773 में मराठों की जीत हुई भूमि लौटाएगी, ऐसी शर्त होती है। बंगाल से पहुंचने वाली अंग्रेज फौज वापस कर दी जाएगी। भड़ौच के राजस्व में सिंधिया जी को एक भाग दिया जाएगा। यह अपमानजनक संधि मानने से हेस्टिंग इनकार कर देते हैं और जल्दी ही क्या करते हैं, मराठों के विरुद्ध कर्नल गार्डट के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं 1781 में। इस संधि के बाद की चीज़ें हैं ये, बड़गांव की संधि के बाद, और मराठों को पराजित कर देते हैं। जैसे ही मराठे पराजित होते हैं फिर से एक संधि होती है सलबाई की संधि। ठीक है, जैसे 1782 में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। इसकी कुछ शर्तें होती हैं जो, क्योंकि अब अंग्रेज जीते तो अब अंग्रेजों के पक्ष में होंगी। सलसेट द्वीप थाना को दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया जाता है। माधव नारायण राव जो पहले से थे उनको फिर से पेशवा स्वीकार कर लिया जाता है। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष त्याग दिया, पहले भी त्याग चुके थे, लेकिन अब वादा करते हैं कि हम कभी भी रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं नए। सबसे इम्पॉर्टेंट इनका ये बासीन की संधि है, बहुत बार पूछी गई है। 31 दिसंबर 1802 की हुई थी, इसको बिल्कुल रट लीजिए। 1802 बसीन की संधि किसके बीच में होती है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। पेशवा वंशवाद में कड़ी में रघुनाथ राव का पुत्र था ये। इसने संध्या के साथ मिलकर होलकर की राजनीति स्थिति को नीचे लाने का प्रयत्न किया था, परंतु होलकर ने पूना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। पूना का विनायक राय को सत्तासीन किया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। ये पूना को जीतना चाहते थे बाजीराव द्वितीय, किंतु नहीं जीत पाते हैं। वहाँ पे होलकर पूना पर अधिकार कर लेते हैं, ये भागकर बसीन आ जाता है जहाँ पे अंग्रेजों से एक संधि करता है। संधि में क्या होता है, पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया। तो मराठा इतिहास में पहली बार था कि एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार कर लिया गया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य का प्रदेश, तुंगभद्रा नदी, सभी समीपवर्ती प्रदेश की आज 26 लाख रुपए थी लगभग, उसको अंग्रेजों को दे दिया। पेशवा किसी भी अंग्रेजी शत्रु को किसी की तरह का संरक्षण नहीं देगा, ये बिल्कुल तय कर लिया गया। सिडनी ओवन ने कहा था कि ये जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य कंपनी को दे दिया गया था। हालांकि अंग्रेज बहुत खुश नहीं थे इसे संधि करके, जो अन्य अंग्रेज थे, क्योंकि उन्हें लगता था बाजीराव एक बेकार का व्यक्ति है। इसके लिए कहा भी था, आर्थर वेलेस्ली ने एक बेकार आदमी के साथ की गई संधि बताया था उन्होंने बसीन की संधि को। ये संधि खुद पेशवाओं के लिए बेहद अपमानजनक थी। स्वतंत्रता के मूल की रक्षा
का जो बलिदान लोगों ने दिया था उसको इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, उसके बाद होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, पहला कब होता है, द्वितीय कब होता है, ये बार बार जोड़े मिलाने को आता है। ठीक है, पहला कब हुआ था आप बताएं, द्वितीय क्या है कब हुआ, 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पहला मराठा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। अब ये युद्ध किसके बीच में होता है, दौलत राव सिंधिया बरार के रघुनाथ भोसले और आर्थर वेलेस्ली के बीच में। बसीन की संधि से आहत अन्य दूसरे नेताओं जैसे दौलत राव सिंधिया बरार के रघुजी भोसले तुरंत संयुक्त हो गए, परंतु अन्य मराठा संकट की इस घड़ी में भी एक ना हो सके। जो मराठा सरकार के अन्य जो सूबेदार थे जो बचे थे वो बिल्कुल भी एकत्र नहीं होते। यद्यपि गायकवाड़ तटस्थ रहे, मतलब उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। इन्हीं कारणों से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ। दक्कन में आर्थर वेलेस्ली, याद रखिएगा आर्थर वेलेस्ली को, ने अगस्त 1803 में निज़ाम के अहमदनगर पर कब्जा कर सिंधिया और भोसले की सेनाओं को परास्त किया। उसके बाद शुरू होता है संधियों का सिलसिला, क्योंकि ये जो बालाजी सिंधिया थे, बरार के रघुनाथ जी भोसले थे, इन्होंने युद्ध में पराजय हासिल की थी। लेकिन बड़ी बात है ये लड़े उन परिस्थितियों में भी। तो देवगांव की संधि होती है किसके बीच में, भोसले और अंग्रेजों के बीच में 1803 में। इनके बीच क्या संधि हुई थी, शर्तें जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस याद रखिए देवगांव की संधि होती है भोसले और अंग्रेजों के बीच में 17 दिसंबर 1803 में। उसके बाद सुरजी अर्जन की संधि होती है, अर्जन गांव की संधि होती है 1803 में, किसके बीच में, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। उसके बाद तीसरी संधि है राजघाट की संधि, जो होती है किसके बीच में, होलकर्स और अंग्रेजों के बीच में। ये बस संधियों की डेट याद रखिए, 17 नवंबर 1804 में किस किस के बीच में हुई थी, बस इतना याद रखिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। संधि की शर्तें कभी ना परीक्षा में पूछी जाएंगी ना कहीं पूछी जाएंगी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ये निर्णायक युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, क्योंकि हेस्टिंग्स भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था। हेस्टिंग ने जब 1817 में पिंडारियों का दमन करना प्रारंभ किया तो इससे मराठाओं के प्रभुत्व को चुनौती मिली। इस कार्य को अपने राज्य में अंग्रेजों का अनावश्यक हस्तक्षेप मार रहे थे मराठे। इसी बीच पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय पर दबाव डाला कि मराठों की प्रधानता छोड़ दे, जिससे बाजीराव द्वितीय तैयार नहीं था। अब मजबूरन मराठों को पुनः एक और अंग्रेजी युद्ध करना पड़ा। मराठों ने पुनः अंग्रेजी रेजिडेंसी में आग लगा दी, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करना आरंभ किया, परंतु पेशवा बाजीराव द्वितीय अंततः अंग्रेजों से परास्त हुए, आत्मसमर्पण करने को बाध्य हुए। परिणामस्वरूप दोनों के पक्षों के बीच एक संधि होती जिसे कहते हैं पूना की संधि। कब हुई थी, 13 जून 1817 में, डेट याद रखिएगा। ठीक है, बालाजी द्वितीय की इच्छा के बगैर हेस्टिंग के सारे पर एल्फिंस्टन ने बाजीराव द्वितीय को 13 जून 1817 में एक संधि पर हस्ताक्षर कराए। बाजीराव द्वितीय बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस संधि के अनुसार पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी होगी, वादा करना होगा कि वह बिना अंग्रेज रेजिडेंट की स्वीकृति के विदेशी शक्तियों से कोई संबंध नहीं रखेंगे। उसे गायकवाड़ पर अपने दावे को 4 लाख रुपए में परिवर्तित कर लेना पड़ा। इससे आगे रुपए की मांग ना करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को कोंकण कुछ अन्य प्रमुख किले दिए। ठीक है, अब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने किरकी में अपनी, उसके बाद बहुत दुखित हो जाते हैं। उसके बाद 2 अन्य लड़ाई करने का प्रयत्न करते हैं, अंग्रेजों से 2 लड़ाई लड़ते हैं, एक 1818 में और जनवरी में, और दूसरी लड़ाई लड़ते हैं 20 फरवरी 1818 में। अंटी में लड़ते हैं लड़ाई, पहली लड़ाई कोरेगांव में होती है, दूसरी अंटी में, लेकिन दोनों ही लड़ाई में बाजीराव द्वितीय पराजित होते हैं। इनका जो योग्य सेनापति होते गोखले वो इस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद 3 जून 1818 में सर जॉन मेलकम के समक्ष, इनको मेलकम याद रखिएगा, सर मेलकम, जॉन मेलकम, ठीक है, सर जॉन मेलकम के समक्ष इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। अब पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था, संपूर्ण राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के विठूर नगर में भेज दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं तक थे मराठे। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर।
साथ ही कल से हमारा एकदम जिसे बोलते हैं ना रियल वाला मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, अंग्रेज़ों वाला स्टार्ट हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन में जो प्रमुख प्रारंभिक विद्रोह होते हैं, 1857 की क्रांति के पहले वाले, 1857 की क्रांति के बाद वाले सारे विद्रोहों को पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर परीक्षा में विद्रोहों से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो कल की क्लास बिल्कुल करिएगा। सुबह का हमारा टेस्ट जरूर किया करिए और संडे को जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसको ज़रूर किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।